नमस्कार। अक्सर इतिहास की किताबों में ना कुछ कहानियां कहीं दब कर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, हल्बा विद्रोह की। ये वो कहानी है जिसने 18वीं सदी में बस्तर के घने जंगलों में आज़ादी की पहली चिंगारी जलाई थी। बात है साल 1774 की। अब ये सिर्फ कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये बस्तर के इतिहास का वो अहम मोड़ था जब सदियों से दबी हुई खामोशी एक बड़े और संगठित विद्रोह की शक्ल लेने वाली थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो किसी भी समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर देती हैं। सच पूछें तो यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस विद्रोह की जमीन तैयार कैसे हुई। उस समय बस्तर की हालत आप समझ लीजिए एक ऐसे प्रेशर कुकर जैसी थी जो अंदर ही अंदर उबल रहा था, बस फटने की कगार पर था। हल्बा जनजाति जो सदियों से उन जंगलों को अपना घर मानती आई थी, अचानक खुद को दो पार्टों के बीच पिसता हुआ पाती है। एक तरफ से बाहरी ताकतें दबाव बना रही थीं और दूसरी तरफ से उनके अपने ही शासक उन पर जुल्म कर रहे थे। अब इस स्लाइड में देखिए ये दोहरी मार कितनी जबरदस्त थी। एक तरफ तो थे मराठा जो महाल और चौथ जैसे बहुत भारी भरकम टैक्स लगा रहे थे और फसल का अनाज लूटने के लिए छापे मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बस्तर के राजा मराठों को खुश करने के लिए अपनी ही प्रजा से बेगारी करवाते थे, यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, और उनका अनाज और मवेशी तक छीन लेते थे। मतलब शोषण हर तरफ से था। तो सवाल यह है कि ये जो गुस्सा था, ये जो असंतोष था, ये आखिर एक बड़े विद्रोह में कैसे बदल गया? इसकी 5 बड़ी वजहें थीं जिन्होंने हल्बा समुदाय को बिल्कुल टूटने की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया था। और यहां ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है, नजरिए का फर्क। मराठा जिसे टैक्स या कर कह रहे थे, हल्बा लोग उसे डाका बुलाते थे। उनके लिए ये टैक्स वसूली नहीं थी, ये सीधी सीधी संगठित लूट थी जो उनकी खून पसीने की कमाई को जबरदस्ती छीन रही थी। और ये वजहें ना एक एक करके जुड़ती चली गईं। पहले तो भारी टैक्स और अनाज की लूट, फिर बिना मजदूरी के बेगारी, और हद तो तब हो गई जब शाही परिवार अपने अंदरूनी झगड़ों में इन लोगों का इस्तेमाल करने लगे, इनके जंगल और जमीन के अधिकार छीने जाने लगे, और आखिर में इनकी संस्कृति और परंपराओं में भी दखल दिया जाने लगा। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये उनके पूरे वजूद पर हमला था। तो आखिर में जब सब्र का बांध टूटा तो उन्हीं जंगलों से एक विद्रोह की आवाज उठी। ये वो पल था जब आम जनता ने अपने हक और अपनी इज्जत के लिए हथियार उठा लिए। हर विद्रोह को एक चेहरे की, एक लीडर की जरूरत होती है, और इस विद्रोह को वो चेहरा मिला अजमेर सिंह के रूप में, जो हल्बा समुदाय के एक बहुत ही सम्मानित और ताकतवर सरदार थे। अजमेर सिंह कोई मामूली सरदार नहीं थे, वो एक जबरदस्त योद्धा थे, और जंगल की लड़ाई, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसमें तो उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने ही अलग अलग गांव के लोगों को छोटी छोटी लड़ाकू टुकड़ियों में बांटा, जो छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर थीं। विद्रोह का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। देखिए, 1774 की शुरुआत में हल्बा योद्धाओं ने मराठा टैक्स वसूलने वालों पर जोरदार हमले शुरू किए। साल के बीच तक आते आते अजमेर सिंह की सेना ने कई मराठा चौकियों पर कब्जा जमा लिया था, और बस्तर में मराठों की पकड़ काफी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन साल के अंत तक कहानी पलट गई। मराठों ने एक बहुत बड़ी सेना भेजकर इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। गांव के गांव जला दिए गए और बहुत क्रूरता दिखाई गई। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? विद्रोह को कुचल दिया गया मतलब सब खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे उस विरासत की, उस गूंज की जो ये विद्रोह अपने पीछे छोड़ गया। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मिलिट्री तौर पर दबा दिए जाने के बाद भी हल्बा विद्रोह असल में हारा नहीं था। सच तो यह है कि इसने भविष्य में होने वाले सभी बड़े आंदोलनों के लिए एक तरह से बीज बो दिए थे। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसी विद्रोह ने भविष्य के भूमकाल जैसे बड़े आदिवासी आंदोलनों की नींव रखी। इतना ही नहीं, इसने मराठों को अपनी नीतियां थोड़ी नरम करने पर मजबूर किया, जिससे टैक्स और बेगारी में कुछ कमी आई। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने पहली बार शोषण के खिलाफ एक सामूहिक आदिवासी चेतना को जन्म दिया। और यही वजह है कि कई इतिहासकार इसे इस पूरे इलाके में राष्ट्रीय प्रतिरोध की पहली चिंगारी मानते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। हल्बा विद्रोह को सैन्य ताकत से हरा दिया गया, लेकिन क्या वो सच में एक असफल विद्रोह था, या फिर उसकी असली जीत उस विरासत में है, उस प्रेरणा में है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।